नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि तेवर आज बदले होंगे, आपको भी लगेगा, क्योंकि जो एक गर्मी थी राजनीति में वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने एक्सट्रीम पर पहुंचकर उसका अब पटाक्षेप हो गया है और नई सरकार के गठन की लगभग तैयारी होगी, क्योंकि आज राष्ट्रपति महोदय ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया है और कल एनडीए की बैठक है। तस्वीरों को साफ किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब नई सरकार जिसे कहना चाहिए, हालांकि सब चीजें वही रहेंगी, नेतृत्व वही रहेगा, पार्टी वही रहेगी, लेकिन अब नए तेवर से फिर पीएम मोदी नए सिरे से काम शुरू करेंगे। आज हम अपने पैनल से बात करेंगे और खासतौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को जो जीत मिली है उसके लिए उसको बधाई भी दी जाएगी। खासतौर से उनके मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन जो लोग और हैं उनसे पूछा जाएगा कि आखिर जनता ने उनको नकारा क्यों है और खासतौर से उनके अंदर क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिलने से वो चूक गए कहीं ना कहीं। हमारे साथ भगत विदुड़ी जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बीनू मेनन साहब हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। जावेद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आरएलडी की तरफ से बात रखेंगे, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और नीरज राय जी हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी पैनल का। बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब मुद्दों पर तो जितना होना था आपने भी गला साफ कर लिया, जनता ने भी उस पर फैसला सुना दिया। और बीनू मेनन को खासतौर से, पूरी पार्टी को खासतौर से, देश की जनता की तरफ से बधाई। लेकिन मेरा सवाल यही है कि भगत विदुड़ी के और औरों के पास जाने से पहले, बीनू मेनन, ऐसा क्या कुछ था कि ये जादू आंकड़ा जो था वो आंकड़ा बहुत ऊपर चला गया, जिसे कहते प्रचंड बहुमत ले गए आप? क्या जादू था, क्या था? देखिए, सबसे पहले मैं देश की जनता को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट दिखाया और हमें ये मैंडेट दिया। दूसरा, देखिए, आज देश ने दिखा दिया है कि डिवाइडिंग पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। राष्ट्र जो है सर्वप्रिय रखकर जो चलेगा वो नेतृत्व ही देश को चला पाएगी, ये आज दिखा दिया है। देश सर्वप्रिय है। हमारे देशवासियों ने दिखाया कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है ये अब इस देश में नहीं चल पाएगा। देश विकास के नाम पे चलेगा, देश के लिए चलेगा। ठीक है, बेनू मेनन साहब की बात तो चलो ठीक है, लेकिन भगत विदुड़ी कहाँ खामी रह गई? कैसे लगता है कि कुछ आत्ममंथन करने का समय है आपके लिए? तो देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो हम भाजपा के मित्रों को और भाजपा सरकार को, भाजपा पूरी पार्टी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि देश की जनता को भी दे दो, देश की जनता, क्योंकि सरकार तो जनता की हो गई, पार्टी जनता को धन्यवाद के जो भी उन्होंने हमारी जितना समर्थन किया और सरकार जो भी बनाई। और साथ में ये कहना चाहूँगा मैं इनको कि भाई आपने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा करें और हमारी जहाँ भी विपक्ष की जहाँ जरूरत होगी बिल्कुल हम आपके साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे अगर जनता के काम आप करते हैं। दूसरी बात यह है, जो हम हारे इस बार संसद को चलने दोगे आप? संसद को तो हमने पहले भी चलने दिया था, लेकिन अगर वो परंपरा, संसद की परंपरा के हिसाब से अगर चलाते हैं और काम करते हैं तो बिल्कुल सकारात्मक रूप से हम विपक्ष का पूरी भूमिका निभाएंगे। जनता ने जो हम मैंडेट दिया है, जनता जनार्दन है, उसको हम स्वीकार करते हैं और जनता के बीच में रहकर विपक्ष का काम करेंगे और सरकार पर निरंकुश ना हो उस पर पूरा ध्यान रखेंगे और जनता की आवाज बनकर एक मजबूत विपक्ष का। जावेद अहमद साहब, एक बड़े इंस्टीट्यूशन से आप आते हैं, चौधरी चरण सिंह की विरासत, अगर देश की राजनीति में बड़े नामों की बात की जाए तो चौधरी साहब का नाम बड़े सम्मान से और बड़े आदर से लिया जाता रहा है। बहुत कई नेता उनकी क्लासेस से पढ़कर राजनीति कर रहे हैं। अगर बात करें मुलायम सिंह की, वो भी कहा जाता है वहीं पर रहते थे और एक तरह से वहीं की क्लासेस से और राजनीतिक विरासत वो लेकर वहां से आए, लेकिन आप खुद अपने यहाँ उस विरासत को ना बचा पाए। खासतौर से अगर बात करें, समझौता अगर हुआ है, अगर सिमट कर राष्ट्रीय पार्टी से हटके क्षेत्रीय पार्टी बनी, उसमें से भी 80 में से 3 पे समझौता किया, 3 में भी ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी 0 तक पहुंच गए। क्या जनता ने नकार दिया या जनता आपकी वो जो प्लानिंग थी, जिस तरह से आप परिवारवाद को भले ही कोसते रहे हो, लेकिन वो परिवारवाद आपके यहां भी चलता रहा, बाहर के आदमी को आपने मौका नहीं दिया, क्या जनता ने इसलिए आपको अस्वीकार कर दिया? क्या कारण रहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं खालिद साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से जो आपने कहा है उस पर हम लोग कल से दौर बहुत गंभीरता के साथ कर रहे हैं और जो परिणाम आए हैं, जनता का जो जनता जनार्दन है जो उसने जनादेश दिया है वो सर माथे पर है और उसको सर माथे पर रखने के साथ हम भारतीय जनता पार्टी नई सरकार पुनः बनाने जा रही है, उससे ये उम्मीद रखेंगे कि वो अपने अहंकार को, अपने घमंड को
त्याग कर देश हित में अब आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों पर फैसले लेने का काम करेंगे। लेकिन जावेद साहब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अहंकार ना करे, आप उसको कहते हैं, लेकिन अहंकार तो आपसे ज्यादा किसी में भी नहीं है। अगर देखें आपने आम जनता को जोड़ा ही नहीं है। अगर बात करें चौधरी साहब के बाद चौधरी अजीत सिंह के बाद जयंत के बाद, मतलब ऐसा लग रहा था वो एक राजशाही टाइप चली आ रही है। और हरित प्रदेश को लेकर आपने एक बाकायदा नारा देते रहे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आपने नारा दे दिया, जब काम निकल गया तो आप ठंडे बैठ गए। तो जनता भी समझ गई थी कि आप सिर्फ जो है एक भौकाल बनाने के लिए है, बाकी गंभीरता आपके अंदर कहीं नहीं थी। शायद उसी का नतीजा ये आया है। नहीं खालिद साहब, हमारी ईमानदारी में अभी शक और सुबह आप ना करें प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है। लेकिन निश्चित रूप से चौधरी साहब की वो शानदार विरासत, चौधरी चरण सिंह जी की शानदार विरासत से पूरे देश की राजनीति में एक से एक चुनिंदा नेता दिए हैं। और आज भी मुलायम सिंह जी हो, लालू प्रसाद जी हो, या जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान राज्यपाल है सतपाल मलिक जी, ये सभी लोग लोकदल की राजनीति से निकले हैं। ये चौधरी साहब ने अपनी नर्सरी से इनको बाहर निकाल के राजनीति के मैदान में भेजा। बीकेडी की पैदावार है, सब लोग बाद में वो नाम बदलते रहे और फिर उसको लेकर चलिए हमारे साथ नीरज राय जी भी मौजूद है। नीरज जी, पश्चिम बंगाल जलता रहा, पहले चरण, दूसरा चरण, छठा चरण, सातवां चरण, आग उबलती रही वहां पर। और अगर देखा जाए ऐसा लग रहा था कि पूरा युद्ध हो रहा है राजनीति में। अगर देखें डेमोक्रेसी के अंदर युद्ध की सी स्थिति हो गई, कई लोगों की मौत भी हो गई। क्या लगता है इतना सब शोर होने के बावजूद जनता ने दीदी को नकार दिया? स्पीड ब्रेकर दीदी एक्सपोज हो गई क्या? देखिए खालिद भैया, अभी बीनू भाई साहब बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ी है, विकास पे जो हर जगह सुना जाता है। लेकिन वास्तविकता यही रही है कि भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र की जो सरकार रही है, पूरे बंगाल में अगर लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे लड़ी है। वहां पे चुनाव आयोग का टोटल नियंत्रण और पैरामिलिट्री फोर्स लगा के लड़ी है। रोज हर चरण में हिंसा कराई है। इनके ही प्रत्याशी वहां पे यानी जनता ने हिंसक पार्टी को चुन लिया? नहीं, यह कैसे? वहां पे आगे हम है ना, वहां पे आगे हम हैं। और यह चुनाव कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल पे आना है, हर 5 साल पे आना है। और जितनी भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूं कि सरकार इनकी बन रही है। जो मोदी जी कहते थे कि एक बार और हमको मौका दिया जाए। अच्छा, आप इसलिए तो खुश नहीं है कि कहीं आप पिछले दिनों बताया जाता है कि बीजेपी में रहे आप, पुराने रिश्ते तो याद नहीं आते? नहीं, मैं कभी बीजेपी का साधारण सदस्य नहीं रहा हूं। यह कोई नहीं साबित कर सकता है कि मैं साधारण सदस्य रहा हूं। खुशी का कारण पूछ रहा हूं मैं। सुन लीजिए ना, बतिया बात को सुनिए महाराज। लेकिन वास्तविकता यही है कि छात्र जीवन में मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भारतीय जनता पार्टी आज भी पूर्वांचल में भुनाती रही है, भुनाती आई है और आगे भी भुनाती रहेगी। लेकिन उसको मैं भुनाने नहीं दूंगा। छात्र जीवन मेरा रहा है, छात्र जीवन 10 साल छात्र राजनीति किया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप इतना जान रहे हैं कि बीजेपी तो उससे संबंधित रहे हैं, मैं रहा नहीं हूं, कभी मैं सदस्य भी नहीं रहा हूं। लेकिन जनता ने क्यों नकार दिया? इतना शोर होने के बावजूद दीदी को क्यों नकार दिया? दीदी को जनता ने नहीं नकारा है, आगे आने वाले समय में जनता नकारेगी। वहां पर यह टोटल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार एक प्रदेश के अंदर जाकर पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर जबरदस्ती हिंसा आखिरकार केवल बंगाल में क्यों हुआ? बंगाल में तो पैरामिलिट्री मैंने चारों लोगों से पूछा, 3 लोगों से खास तौर से मैंने जो सवाल पूछा था, कोई भी आदमी गंभीरता से सच्चाई से स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उससे भी कोई कमी हुई है। अगर आप पिछले बार भी देखेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आता हूं। जिससे आप पूछे भैया प्लीज 1 मिनट, नहीं मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं आप ही के पास रहूंगा, आपको नहीं काटूंगा, लेकिन मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। 2014 में भी लोग ईवीएम की बात करते रहे, फलां की बात करते, लेकिन किसी ने अपने गिरेबान में नहीं झांका कि हम जनता की नब्ज को टटोलने में कहां नाकाम रहे, हम कहां अपनी बात कहने में नाकाम रहे। कोई भी दल अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं बताते हुए, समझाते हुए या मानते हुए शर्मा रहा है। क्यों शर्मा रहा है? नहीं, मैंने शर्माया नहीं है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा है कि जनाधार अगर मिला है, कल भी मैं बोला था, अगर जनाधार मिला है तो जनाधार का स्वागत है। कहीं ना कहीं जरूर सरकार और सिस्टम में गलती रही है। बंगाल का चुनाव पूरे देश के चुनाव से एक अलग परिदृश्य रहा है, इसलिए मैं एक दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। और पूरी बात बोलते हुए इसमें यह है कि हमारी नीतियां वहां पे गलत नहीं रही हैं। वहां पे हिंदू और मुसलमान करके कुछ प्रचारित करने का अगर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो बीनू भाई बुरा मत मानिएगा। हकीकत यह है कि हिंदू मुसलमान सभी धर्मों ने वोट किया है।
तभी आज प्रचंड बहुमत आया है। लेकिन आखिरकार बंगाल में सिर्फ क्यों लोकतंत्र खतरे में रहा है, बंगाल में सिर्फ क्यों हिंदू और मुसलमान याद आता है, क्यों याद आया, यह भी एक सोचने वाला विषय है। एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, या एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी मुझे जानने का अधिकार है। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, हम 70 साल बाद भी अगर ये बातें करते हैं कि हिंदू मुसलमान में, मुझे लगता है कि पर्ची के ऊपर नाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुमनाम होना चाहिए और पता नहीं लगना चाहिए किसने किसको वोट दिया। ये शायद एक राय में वैसी नकल के आई है। बीनू मेनन, क्या आपने जो विरोधी थे उनकी कमजोरी के भांप कर तैयारी की थी, या आपको लगता था कि यहाँ पर ये ट्रैप हो जाएंगे, ये कमजोर नस है? देखिए, मैं आपके होमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, आपके देखिए, बिल्कुल, रणनीतिकारों की बात कर रहा हूँ, अमित शाह की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी रणनीति या कुछ भी था, ये विकास था। विकास का मॉड्यूल जो हम लेके गए वो लोगों को दिखा। हमारा जो मुद्दा था वो देश था, देश हमारे लिए आगे था। आपको इलेक्शन के बाद ही आपने देखा होगा, शमा मोहम्मद ने एक चीज भी बोला, ये साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया डिवाइड वाली बात स्टार्ट हो गई। देखिए, वो कहते हैं कि भाई नॉर्थ इंडियंस प्लायबल हैं और साउथ इंडियंस स्टर्न हैं, इसलिए नॉर्थर्न इंडिया को तोड़ मरोड़ सके। ये कांग्रेस के लीडर की बात कर रहा हूं मैं, शमा मोहम्मद जो लेडी हैं, इनकी बात बता रहा हूं। तो ये जो विभाजन की बात जो इन्होंने करी है, यही जो आज तक करते आए, ये अब नहीं चल रहा है। क्योंकि आज इंडिया में, आज हमारे देश में जाति की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आज हमारे देश में लोगों के अंदर हिंदुत्व, हिंदुस्तानी है, लोग हिंदुस्तानी है, लोग हिंदू मुसलमान नहीं है। यहाँ पे लोग इंडियन अपने आप को पहला हिंदुस्तानी मानते हैं, धर्म या जात से बचना नहीं चाहते हैं। और विकास जो है, जो देश की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसको नेतृत्व देंगे, ये साफ दिख गया है। तो आपका टीएमसी के भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है कि ये जो वोट है, ये सिर्फ हिंदुओं का वोट है, मुसलमान का नहीं है? यही तो मैं आपसे पहले पूछ चुका ये आपसे बोल रहा हूं, ये हमारी वाणी नहीं है, आपकी है। आपने वहां पे किया है, हिंदू मुसलमान अगर किया है वो आपने किया है बंगाल में। अगर अराजकता फैलाई है, आपने फैलाई है बंगाल में। अगर मारकाट करा है तो आपने करा है। पूरे इंडिया में बंगाल जैसी हालत, दुर्दशा कहीं नहीं हुई, आपने किया है। कारण क्या है सुनिए। और बांग्लादेश से आप प्रचार के लिए एक्टर बुलाते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं। वहां पे मैंने जैसे कहा, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद है, लोगों के अंदर नेशन फर्स्ट जो है ये आ गया है। आज जो है आप इंडियन सोसाइटी को बात नहीं करते। जवाब ले लेते हैं, नीरज राय से जवाब ले एक चीज केवल सुन लीजिए, एक चीज सुन लीजिए बस। वास्तविकता यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी का, आपकी गलती नहीं है। यह मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके हर एक प्रवक्ता की बात है कि जो ही बंगाल की बात आती है ना, तो वहां मुद्दों पे बात नहीं होती है। हमें पूरे चुनाव भर मुद्दों की बात करता रहा, लेकिन आप लोग सिर्फ वहां अराजकता की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हिंदू और मुसलमान आप पहले करते हैं, हिंदू मुसलमान आप लोग करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिजल्ट नहीं आता। देखिए, हमारे को सबने साथ दिया है, हमारे साथ सबका साथ सबका हिसाब दे रहा है। ये मौजूद काम है। इतना ही आपको लोकतंत्र में भरोसा था, इतना ही था, तो विदाउट पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे और भी बुरे हालात हो जाते हैं। एक सेकंड नीरज राय जी, भगत बिदुड़ी से जवाब लेते हैं। भगत जी, राहुल गांधी कह रहे हैं इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, हालांकि कल CWC की बात की जा रही है, मीटिंग होगी, उसमें शायद इस्तीफा ले लिया जाएगा। क्या ये हल है या अब मंथन होगा? कहां चूक रहेगी? जो जो आपकी कमियां रही हैं, आप देखिए आपके यहां रणनीतिकार किस तरह के रहे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि तो 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या ये चूक नहीं थी? वायनाड जाने का फैसला लास्ट मोमेंट पे लिया जाता है, तो अमेठी की जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी कि जब आप हमको छोड़ के जा रहे हो, आत्मीयता नहीं है, तो क्या ये कुछ डिसीजन ऐसे नहीं थे? और खासतौर से एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा आपके बारे में मशहूर है, बल्कि कहा जाए बदनाम है, कि राहुल गांधी तक एक्सेस होना, ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर कोई आदमी हिंदुस्तान में रह के किसी बड़े, मतलब मैं किसी का नाम विदेशी बड़े राष्ट्रपति का नहीं लेना चाहता, उस तक पहुंचना हो। आम आदमी की पहुंच है ही नहीं आपके यहाँ, आम वोटर की। देखिए आजाद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल हमारे तरीका ऐसा हो जो जनता को पता लगे कि राहुल तक पहुंचा जा सकता। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार की 100% जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेगा नहीं, इसलिए तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल हार की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। जीत का अगर श्रेय मिलता है तो हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। और देखिए, जो ये हार है हमारी बहुत बड़ी हार है, और इस हार का मंथन करेंगे जरूर। इसमें हमारी बहुत ज्यादा चूक रही है। एक सेकंड, अगर आप हार का मंथन करते ना, तो आप 3 बार बिहार विधानसभा हारे हो राहुल गांधी के नेतृत्व में, 2 बार यूपी हारे हो, बल्कि 3 बार।
है ना, राजस्थान हारे हो, आप अपने गढ़ हारे हो, लोकसभा हारे हो, फिर हारे हो, तो आपने मंथन तो कभी किया ही नहीं। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने के बाद हमने 4 बड़े स्टेट जीते हैं। नहीं, राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में पहले भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चलता था, तब भी उनकी चलती थी। नहीं, चलना अलग बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमने 3 बड़े स्टेट भी जीते। खैर हार है। उन्हीं 3 स्टेट को तो कह रहे राशिद अल्वी के वो तो एक साजिश थी। देखिए आजाद जी, उसको आप जीत बता रहे, वो साजिश बता रहे। देखिए वो उनका अपना व्यक्तिगत उनका बयान है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए आज जो जीत और बात हार और जीत की नहीं है, हमारी इसमें कमियां रही है प्रचार में। अभी जो हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि विकास की तो कहीं बात ही नहीं हुई। यहाँ जो देखिए आप समझने की बात है, देश को किस तरह से भ्रमित किया गया है, जनता को किस तरह से भ्रमित किया गया है कि सारे मुद्दे इन्होंने घुमा के सिर्फ राष्ट्रवाद, पुलवामा अटैक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रवाद और हिंदू और मुस्लिम, मतलब लोगों को इस तरह से गुमराह किया है। इस तरह से कह रहे थे 64% मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ, आपके यहाँ से भी ऐसे बनाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अंदर सिद्धू ने कहा कि नहीं कहा कि मुसलमान 64% इकट्ठे, मुस्लिम तो आपने भी कर वो एक सवाल का जवाब दिया था उन्होंने, वो एक सवाल का जवाब दिया है। वो सवाल का जवाब देखिए ये पूरी तरह से पूरे चुनाव में आप प्रधानमंत्री जी की रैलियां उठा के आप वीडियो देख लीजिए, अमित शाह जी की वीडियो देख लीजिए। पूरे चुनाव में पूरी रैलियों के अंदर कहीं विकास की बात की हो तो बता दीजिए, हमने कभी कोई क्वेश्चन किया उसका जवाब दिया हो तो बता दीजिए। पूरे चुनाव के अंदर, और माफ कीजिएगा मीडिया ने भी पूरी तरह से प्रमोट किया है इनको हर तरह से। 982 घंटे ईमानदारी के साथ सब कुछ दिखाया। मैं बताता हूँ, एक सेकंड लूंगा आपसे। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से दिखाया, आपने संसद के अंदर आंख मारी, हमने दिखाया। आपने कुछ भी किया, हमने दिखाया। बताइए हमने कौन सी चीज आपकी नहीं दिखाई? आपके न्याय को भी हमने दिया। हमारी एक जगह बताइए मीडिया की बात, मैं बताता हूँ, बताइए मीडिया ने मैं बताता हूँ। जब मोदी जी की रैली होती है, दिखाए होते हैं। एक मिनट मैं अपनी बात फिनिश कर लूं। जब मोदी जी की रैली होती है तो कैमरा पूरे टाइम उसी पर रहता है, मोदी जी के ऊपर। अगर कांग्रेस की रैली होती है तो एक छोटी सी बाइट आ जाती है। एक सर्वे हुआ था पूरे चुनाव में, 1.5 महीने का जो चुनाव था उसके अंदर 982 घंटे अकेले मोदी जी को दिए गए और 482 घंटे अमित शाह जी को दिया गया और 272 घंटे 74 घंटे राहुल जी को दिखाया गया। ये मीडिया का प्रिंट मीडिया बड़े अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको 400 घंटे दिए। आपके मुताबिक मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप कौन से सर्वे की बात कर रहे हो, लेकिन अगर 272 दिया यानी 300 कितना परसेंट होगा, 75% विपक्ष को दे रहे हैं। वो जिस 982 घंटे प्रधानमंत्री अलग है, मैं पार्टी के बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, वो बीजेपी की प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष। सुनिए आजादी, अरे आपके अध्यक्ष प्रचार कर रहे थे, सुन ले, प्रधानमंत्री जी किसका प्रचार कर रहे थे? सुन ले, वो उसमें नहीं कर रहे थे क्या बीजेपी का? अगर आपको जनता ने संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने तक की भी सीट नहीं दी है तो आप कैसे क्लेम करते हो? आप बताओ 44 सीट लेके आपको विपक्ष की भी भूमिका नहीं मिली, तो फिर भी 75% आपको एवरेज दी है, तो आप कैसे कम कह सकते? मैं कह रहा हूं आपका बड़ा धन्यवाद। नहीं, कैसे आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने आपको आपने सवाल का जवाब दे दिया। आपके आरोप, आपका सवाल, आपके आरोप, आपके सवाल में आपका जवाब है। आप किस बात आप उतरे सड़क पे? मैं बताता हूँ, एक बार बताइए। मैं बताता हूँ, किसानों के लिए हम जंतर मंतर पे जब किसानों के साथ राहुल गांधी जी बैठे थे तब बताइए कितना कवरेज नहीं दी? बिल्कुल नहीं दिखाया। क्या बात करते हो? एक इतना सा प्रिंट मीडिया में आता था। ये कोई बात नहीं। ये बहस का इशू है ही नहीं। ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आपको अपना मंथन नहीं करना है, आपको इधर आपको ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है, आपको मीडिया पे ठीकरा फोड़ना है, आपको सपा पे फोड़ना है, आपको बसपा पे फोड़ना है, आपको कहना है। आपने क्या किया? आपने ये किया कि यूपी के अंदर आपने कहा कि पीएम मोदी के हाथ में रिमोट है, बसपा का भी सपा का भी, और मेरा नहीं है, तो आपने खुद दूरियां बढ़ाई ना। आपने तो खुद ऐसा कर दिया कि वोटर ये समझ नहीं पा रहा था हराना किसको, जिताना किसको। जवाब दूं आजाद जी, मैं वही मैं कह रहा हूं। आपने भी कह दिया वही बात कि अगर विपक्ष के लायक हमारे पास नंबर नहीं है तो मीडिया पे नहीं दिखाएगा। नहीं तो क्यों? हमने नहीं मैंने ये कहा 75% आपको दिखाया। कौन से आपको 75% दिखाया? कहां 70% दिखाया? आपने कहा 400 को जोड़ लीजिए ना। 400 घंटे अमित शाह को दिखाया, 72 घंटे मैं कह रहा हूं 982 घंटे मोदी को दिखाया। देखिए आपके पार्टी पीएम को अध्यक्ष राहुल राजनीतिक रैली कर रहे थे, प्रचार मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, प्रचार मंत्री शिकायत करनी है, मंथन नहीं करना। खैर जावेद साहब चीजें ड्रैग हो रही हैं। जावेद साहब सवाल वही था, आत्म मंथन का समय है,
अगर हम अपनी गलतियों को भी नहीं समझेंगे, वो कहते हैं ना कि माए मताए कारवां, वो कहते हैं ना वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। यानी सबसे बड़ी नाकामी है कि अगर आदमी को यही पता नहीं लगे उसका नुकसान कितना हो गया, वो आत्मंथन भी ना करे तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा। ये ठीकरा फोड़ने वाली पॉलिसी कब तक चलेगी? आपको क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कमी रही, जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाने में कमी रही, जनता को जोड़ने में कमी रही? कई ऐसे डिसीजन थे जो बाद में आपके लिए कष्टदायक हुए, खासतौर से अगर आप बात करें कि जाट लैंड की, किसान लैंड की, किसानों के बीच से निकले हुए किसानों के मसीहा, अपने ही गढ़ में दोनों गढ़ थे आपके, बागपत भी और मुजफ्फरनगर भी, फिर भी हार गए। तो ये क्या समय नहीं आ गया कि एक तो इतना झुक के समझौता किया और वो भी लूज कर गए? या आपको भी मीडिया से शिकायत है? बिल्कुल नहीं, हम ना ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ना मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और कल से आज तक हमने किसी चैनल पर नहीं कहा, करीब करीब 17-18 घंटे कल से आज तक रहा हो। निश्चित रूप से हमसे रणनीतिक चूक कहां पर हुई है, हमसे गलतियां कहां पर हुई है, हम जनता के किन मुद्दों को नहीं पकड़ पाए, उसको ट्रेस कर पाए, इस पर हम अपना मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। हाँ, एक हार से 2 हार से दुनिया नहीं खत्म होती, हम फिर वापसी करेंगे। ये हम मान के चल रहे हैं कि हम से जहां पर गलतियां हुई हैं हम अपना आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठेंगे, हमारा नेतृत्व भी बैठेगा और जहां पर गलतियां हुई हैं उनको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। आज मौका ये है कि हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दलों को भी ये सोचना चाहिए, ये ठीकरा फोड़ने का समय नहीं है, ये आत्मचिंतन का समय है। और हम सब लोगों को करनी चाहिए कि हम लोगों से चूक कहां पर हुई है, हम किस बात का जवाब नहीं दे पाए, हम कौन सा संदेश जनता के मध्य नहीं ले जा पाए कि जिसके कारण हमको पराजय का सामना करना पड़ा। जावेद साहब, एक आपके गठबंधन के संदर्भ में एक सवाल बनता है, जैसे कि आपने गठबंधन किया, हालांकि उसके आप सबसे कम शेयर होल्डर थे, लेकिन क्या फूलपुर और कैराना आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना वो मिरक, जिसे कहते हैं ना मिरक मरीचिका होती है, वो एक तरीके से देखे ना दूर से दिखता है लेकिन बाद में आप धोखे में आ गए, क्या वो एक धोखा था? उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये गठबंधन कामयाब रहेगा, लेकिन धर्मेंद्र का हार जाना और डिंपल यादव का हार जाना ये साबित करता है कि आपका एक खास वोट बैंक आपसे छिटक गया। आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं, आपके एक घटक की बात कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने अपने सारे प्रवक्ताओं को बैन कर दिया है और उनको एक तरह से हटा दिया है कि वो बात नहीं रख पा रहे थे या उनके मुताबिक बात नहीं रख पा रहे थे, या फ्रस्ट्रेशन है कि 7 से 5 पे आ गए। क्या गठबंधन की कुछ रणनीतियों में खामी रही? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हार जो भी हुई है, चाहे वो बड़े नेताओं की हो या छोटे नेताओं की है, वो हमारे लिए दुखद रही है और दुखद है, क्योंकि हम अपनी बात को संसद में उतनी धारदार तरीके से शायद नहीं पहुंचा पाएंगे। गठबंधन के सहयोगियों के मामले में मैं कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी ऐसा कोई समय नहीं है, और गठबंधन जो भी हुआ वो हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से किया था, उसको शायद हम धरातल पर नहीं उतार पाए या कोई कमी रह गई है, मैं अभी इतना ही मानता हूं। निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह अगर देखा जाए इस गठबंधन में ईमानदारी से रहे और बहुत छोटा शेयर लेके भी उन्होंने अपनी पूरी जितनी कोशिश थी वो की, ये इस बात में कोई शक नहीं है और आपकी बात, आपका दावा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नीरज राय जी, आपने एक ऐसी तस्वीर कर्नाटक से दी, ऐसा लग रहा था कि गठबंधन बन गया और एक टेंशन दे दी आपने बीजेपी को, लेकिन बाद में आप खुद ही बिखर गए और आपने बहुत आसानी से सब चीजें वॉकओवर के तौर पर दे दी। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, कहां से मैं गड़बड़ हुआ उस पर तो समीक्षा बैठक चल रही है, उसके लिए दीदी सक्षम है, अपना जो कि नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो जाएगा आने वाले चुनाव में। अब उस पर तो जो संगठन को करना है करेगा। आपके लिए लाल घंटी लगी हुई है वहां पे? नहीं नहीं नहीं, यार देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, इस गलतफहमी में जैसे अभी थे ऐसी रह जाए। मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। देखिए बात ऐसी है खालिद भैया कि मैं गलतफहमी में अब भी नहीं हूँ, आगे भी नहीं रहूंगा, पीछे भी नहीं रहूंगा। 18 सीटें वैसी मिल गई बीजेपी को। आपके मीडिया पर मैं चिल्लाता हूं, मैं बोलता हूं तो मेरे भी तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो मोदी जी से सीख चुके हैं कि आप गाली देंगे तो हमें तो वो भी फूल बन के लगेंगे। आप कहिए नहीं, आप हमको गाली, अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी गलतियों के लिए हमें दोषी देंगे। अभी भगत जी कह रहे थे इसके अलावा क्या है, मोदी जी का क्या है कि मारेंगे भी और पहले रोएंगे भी। दीदी के यहाँ बैठकर वहां पे बंगाल पे हिंदू मुसलमान करेंगे और यूपी में बैठ के हिंदू मुसलमान एक है, अपने जाति और धर्म पे राजनीति करेंगे, कभी दलित तो कभी ओबीसी बनते हैं।
मोदी जी अभी इस भ्रम में न रहे कि आगे आने वाले मेरे लिए घंटी है। हाँ, गलतियां हुई है, इसको भी मैं मान रहा हूं, मैं भी कल से क्या लगातार मैं बोलता रहा हूं, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि आखिरकार बंगाल ही मोदी जी के लिए क्यों इतना नाक का सवाल बन गया था कि आप पैरामिलिट्री होने के बावजूद भी हिंसा कराते रहे। और वर्तमान का सूचना है जो आपके पास भी है, भले बिनू भैया इसको माने या न माने, इस पर मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन आपके पास 19 तारीख की भी सूचना है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ही बमबाजी करा रही थी। अगर नहीं है तो बोलिए कि नहीं, ये सूचना है आपके पास। वीनू भाई, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं सूचना। आपके लिए नाक का सवाल क्यों बन गया? मैं उस सवाल पे नहीं खालिद जानना भैया, चाहूंगा कि खालिद सूचना भैया, ठीक है एक नहीं मिनट, ठीक। मैं खालिद उस भैया, सवाल पे तो नहीं, लेकिन खालिद इसमें भैया, चाहूंगा आपके लिए नाक का खालिद सवाल भैया, क्यों बन एक गया? मिनट। आपका सवाल नहीं, नहीं, नहीं बिनू भैया से था, बाद में। हमारे लिए बिनू भैया, ये प्लीज, बिनू इलेक्शन भैया, एक सवाल ले लीजिए, क्या बिनू भैया, एक मिनट। जी बताएं। बिनू भैया, एक मिनट। जी, मैंने जो सवाल किया, खालिद भैया थोड़ा आप इस पे प्रकाश डाल दीजिए कि आपको सही सूचना थी कि नहीं 19 तारीख की। क्या सूचना थी उसमें? मतलब तो बिनू जो था भैया हमने सवाल दिखाया, किया, हमने बिनू सब भैया जगह को- दिखाया कि वहां पर लगातार हिंसा हो रही है और तमाम चीज 6 के 6 हिंसा के लिए पर नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बमबाजी कर रहे हैं। नहीं, लोग ये कैसे आप कांग्रेस के कैसे लोगों तय पे- करेंगे? देखिए, वो सारे क्या मैं टीएमसी के तो कार्यकर्ताओं भारतीय पे जनता आरोप पार्टी इधर से हाँ, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप थे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये आरोप बता रहा हूं। प्रत्यारोप मैं कैसे दोनों बता रहा हूं, तरफ से थे सुनिए। ना? नहीं, मैं नहीं, तो सिर्फ आपने एक का दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल ने फेंका, और वास्तविकता आज का भी वर्तमान का भी है कि बाबू बंगाल सुप्रीयो की पुलिस गाड़ी और बंगाल आप लोग तोड़ते हैं और आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। पीठासीन और अधिकारी को- बाकायदा पीठासीन जो है अधिकारी को वहां पे किसने मारा चैनल्स था? में थोड़ा सा अंदर में जाइए। कैमरे बिल्कुल में आकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, धमकियां दी हैं किसने और ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने FIR करी। किसके ऊपर और हुआ? जहां तक चुनाव रही आयोग बात ने- दिखने चुनाव आयोग ने की, FIR लोगों किसके ऊपर किसानों के किया? साथ दिखने की, राहुल गांधी चुनाव टुकड़े गैंग के आयोग साथ ने दिखे थे। FIR किसके ऊपर किया? जितना TMC किसानों के ऊपर साथ में किया दिखे उतना या- टुकड़ा गैंग के साथ दिखे और टुकड़े गैंग के समर्थन में दिखे। अभी जैसे थोड़ी देर टुकड़ा पहले ही मैंने गैंग कहा फिर वही कि भाई आप देश के लोग विभाजन का पास साथ रटा नहीं रटाया सा सवाल देगी। है। बहुत बहुत आप लोग हिंदू मुसलमान करते देखो हैं। मैंने और शामा कहते हैं कि मोहम्मद कुछ का नहीं बता दिया ना, अभी इन्होंने कह दिया ऐसे और बीच में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को बांट दिया शामा इन्होंने। मोहम्मद कौन है ये तो हमें नहीं मालूम। उनका tweet है, बाकायदा आप tweet है इनका। जिस तरह से आप भी चीजें लाते हो ना, इससे जी। भी मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। नहीं, 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 और बिल्कुल। अब जो नई सरकार बनी है, मेरी जी, मेरी जी। निजी कहना चाहिए, चैनल की तरफ से मुझे नहीं कहना, जी। लेकिन निजी राय ये है कि जो जी। जनता की अपेक्षा है उसको जी। पूरा करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जो भी कर रहा है हम उसको खुद चाहते चलते हैं। रहने देना चाहिए, लेकिन वो ना समझे वो उनके लिए जो है सामने आ जाएगा। देखिए, लेकिन अगर खालिद सरकार भैया- पे भरोसा किया है तो मुझे लगता है कि इस तरह बिल्कुल। की बातों से भी परहेज करना चाहिए। देखिए, तू मैं होते रहते हैं, लेकिन जो सरकार लेकिन एक बनी है, सख्त सरकार देश हित में काम जो करे। है प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। ये बिल्कुल। जो काम हो, जी। काम हो, हाँ, बढ़िया बिल्कुल। काम हो, जो बिल्कुल, मैंने जनता एक चाहती लास्ट है वो कमेंट। काम हो। जी। प्रायोरिटीज जो है आपने विकास पे कहा कि बिल्कुल, विकास पे बिल्कुल। वोट मिला है, वो किस तरह से रहेंगे और खास तौर से जो अभी का ये आरोप देखिए, प्रत्यारोप अभी हो रहे हैं, इनसे जितना- कैसे परहेज नहीं, किया जाए? देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे क्योंकि जनता को हमारा स्वास्थ्य काम चाहिए, देखिए, शिक्षा हमारा चाहिए, बिल्कुल रोजगार हमारी चाहिए, प्रायोरिटी जनता को सब विकास चाहिए। चाहिए, हमारी देश को प्रायोरिटी जो स्थायित्व रहेगी वो चाहिए, देश को आरोप और प्रत्यारोप ऊंचा ले होते जाने की रहेंगे। रहेगी, देश को गरीबी से बाहर लाने की, देश को हर तरीके से सशक्त बनाने की, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एजुकेशन में बिल्कुल, हो, बिल्कुल, हर बिल्कुल। चीज में सशक्त करने का हमारा वो है और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और इसके लिए जितना काम किया इसका दुगना काम करेंगे। ये इसी आशा के साथ इसमें बहुत पूरा बहुत सहयोग धन्यवाद रहेगा। सभी लोगों का। खास तौर से आज की इस डिबेट में हमने कोशिश ये की कि आत्ममंथन किया जाए। हालांकि ये आत्ममंथन करने का मंच नहीं था। सभी दल अपने तौर पर मंथन कर रहे होंगे निश्चित तौर पर, और सभी लोग जो हार भी गए हैं उन्होंने अपने यहाँ कमेटियां बिठाई होंगी और उस पर वो एक तरह से नजरेसानी कर रहे होंगे। लेकिन हमने जनता से इस बात को शेयर करने की कोशिश की कि कहाँ जनता आपसे नाराज रही, आप खुद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें। यह अलग बात है कि आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसी बात पर अड़ी हुई हैं कि या तो ईवीएम या फिर मीडिया। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब मीडिया आरोप लगाता है, मीडिया पर आरोप लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम या तो अपनी क्लिपिंग दिखाएं या फिर ये बताएं कि जिस तरह से ये दिखाते हैं हम भी वही दिखाते थे। और यही सच है आज, यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।